आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृति मनुष्य का व्यावर्तक लक्षण है। इसे मनुष्य का विशिष्ट अथवा व्यावर्तक लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य प्राणी इनसे वंचित है, किंतु संस्कृति प्रदत्त नहीं होती। मनुष्य अपने समाज में इसे अर्जित करता है। संस्कृति को जीवन दृष्टि भी कहा जाता है। ये जीवन दृष्टि ज्ञान और कलाओं, साहित्य और आदर्शों की परंपरा में अभिव्यक्त होती है। शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी जीवन दृष्टि एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को विरासत में देती है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा के द्वारा पीढ़ी ज्ञान और विद्याओं की परंपराओं को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। प्रारंभ से ही जो शिक्षा का एक महान उद्देश्य, व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा का एक महान उद्देश्य है। यह उद्देश्य है ज्ञानार्जन। काव्य और शास्त्र में प्रागद्यता विदग्धता के अर्जन के साथ साथ विद्यार्थी धर्म बोध अथवा उचित अनुचित में विवेक कर पाने में सक्षम बने। प्राचीन काल से ही शिक्षा ब्रह्मचर्य प्रणाली पर आधारित थी। शिक्षा के दो फल माने गए थे, बौद्धिक विकास और नैतिक उन्नति। इन फलों की सिद्धि गुरु और शिष्य के परस्पर संबंध में होती है, यह माना जाता था। महाभाष्यकार पतंजलि ने आर्थ, यौन, मोक्ष और स्त्रोव ये 4 प्रकार के संबंध बतलाए हैं। गुरु शिष्य का संबंध मोक्ष संबंध है। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने वाले को छात्र कहा जाता है। विद्यार्थी के लिए छात्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि वह आचार्य के जीवन पर छत्र के समान छाया रहता था और गुरु भी अपने कुल में रहने वाले छात्र को छत्र के समान वर्षा गर्मी जैसे कष्टों से बचाता था। छात्रों के 2 प्रकार थे, दंड मानव, अंतेवासी। दंड मानव को सामान्यतः मानव कहा जाता था। मानव उन छात्रों को कहा जाता था जो अभी छोटे होते थे और आरंभिक अध्ययन के लिए आश्रम में प्रवेश लेते थे। वेद की पढ़ाई आरंभ होने तक ये छात्र मानव कहलाते थे। अंतेवासी, जब मानव वेद अध्ययन के योग्य हो जाते तब आचार्य उनका उपनयन संस्कार करवाते थे। उपनीत होकर ब्रह्मचारी, अजीन और कमलंडू धारण करता था। साथ साथ पढ़ने वाले छात्र सद्व्यवहार सब ब्रह्मचारी कहलाते थे। प्राचीन काल में 4 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख मिलता है, आचार्य, प्रवक्ता, श्रोत्रिय और अध्यापक। चरण उस शिक्षण संस्था को कहते थे जिसमें वेद की एक शाखा का अध्ययन करवाया जाता था। ये चरण इसके मूल संस्थापक के नाम से जाने जाते थे और सारे देश में फैले हुए थे। पतंजलि ने अपने भाष्य में देश के पूर्वी, उत्तरी व मध्य भाग में 3 प्रसिद्ध चरणों का उल्लेख किया है। सूत्र काल का अंत होते होते विद्याओं का बहुत विस्तृत विस्तार होने लगा। वैदिक और यज्ञ कर्मकांड से संबंधित विषयों से पृथक वैज्ञानिक और लौकिक विषयों के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। यह भारतीय इतिहास का वह समय जहाँ बुद्ध, महावीर, मक्खली पुत्र गोसाल, बृहस्पति जैसे स्वतंत्र विचारों का जन्म हुआ। बुद्ध और महावीर ने तो नए धर्मों की स्थापना की, इसके अतिरिक्त भागवत और शैव धर्मों का उदय और विस्तार हुआ। महाभारत में अनेक ऐसे आश्रमों का उल्लेख हुआ है जहाँ दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। एक बड़े आश्रम में विविध विषय पढ़ाए जाते थे। बौद्ध धर्म ग्रंथों और जातकों से बौद्ध शिक्षण व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही वैशाली, कपिलवस्तु और श्रावस्ती में बिहारों की स्थापना हो चुकी थी। इन स्थानों के अतिरिक्त बाद में पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, काशी, गया, काम्पिली और शाकल में भी बड़े बड़े बिहारों की स्थापना हुई। अब हम जो शिक्षा के प्राचीन प्रमुख केंद्र उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित तक्षशिला कंधार प्रदेश की राजधानी थी। यह प्राचीन शिक्षा के प्राचीनतम केंद्रों में से एक थी। इसके विविध विधाओं के शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ख्याति थी। वैदिक चरणों के अवसान काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के रूप में अभूतपूर्व उन्नति और यह तत्कालीन भारत के एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। तक्षशिला में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ नाना विषयों के आचार्य के स्वतंत्र पीठ थे। ये पीठ भी पर्याप्त बड़े बड़े थे। जातक कथाओं से पता चलता है कि यहाँ के आचार्य के पास एक समय में 500 विद्यार्थी तक शिक्षा पाते थे। इन आचार्यों के सहायक के रूप में उपाचार्य होते थे। तक्षशिला में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी, किंतु अन्य जातियों, व्यापारियों, सिलाई का कार्य करने वाले, मछुआरों आदि के लोग भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। जातक कथाओं
में यहाँ दूर दूर से विद्या अध्ययन के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के लोगों के आने की सूचना मिलती है। यहाँ एक जाति अथवा वर्ण के विद्यार्थियों के लिए एक साथ अध्ययन करने की भी सुविधा उपलब्ध थी। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त पाने वाले भी बिंबिसार का राजवैदिक जीवक, कौशल का शासक प्रसेनजीत, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे नामी ऐतिहासिक व्यक्तित्व शामिल है। व्याकरण के क्षेत्र में शीर्ष नाम पणिनि ने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य में ऐसे आचार्यों को उल्लेख आया है जिन्हें राज्य की ओर से अध्ययन अध्यापन के लिए भूमिदान मिली हुई थी। इस भूमि से होने वाली आय से लोग विद्यापीठ चलाते थे। इस प्रकार का दान ब्रह्मदेय कहलाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य को निर्देश दिया कि ऋत्विकों, आचार्यों और श्रोत्रियों को ब्रह्मदेय दे। तक्षशिला की विद्यापीठ में पढ़ाए जाने वाले विषयों और पाठ्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमांत की ओर से 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद लगातार कई शताब्दियों तक यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण आक्रमण हुए थे। इन कारण इन विदेशियों की संस्कृति और धर्म का प्रभाव तक्षशिला के शिक्षण प्रणाली पर अवश्य ही पड़ा होगा। खरोष्ठी लिपि ईरानी प्रभाव का परिणाम है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय नाट्यशाला पर यूनानी प्रभाव पड़ा था। इस प्रभाव का सूत्रपात तक्षशिला से हुआ था। 34 शताब्दी ईस्वी तक तक्षशिला का अवसान हो गया, क्योंकि 34 शताब्दी में भारत आए फाहियान ने तक्षशिला को उल्लेख नहीं किया है। बल्लभी काठियावाड़ के मैत्रक वंशी शासकों की राजधानी थी। 7वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ 100 बिहारों के होने की जानकारी मिलती है। इन बिहारों में 6000 भिक्षु अध्ययन करते थे। बल्लभी विश्वविद्यालय के प्रथम बिहार का निर्माण मैत्रक शासक ध्रुवसेन प्रथम की बहन पुत्री दद्दा ने करवाया था। विद्या केंद्र के रूप में बल्लभी की ख्याति दूर दूर थी। चीनी यात्री सिंह ने जो 675 ईस्वी से 695 ईस्वी के बीच भारत आया था, इस विश्वविद्यालय को नालंदा के समान लोकप्रिय बताया। नालंदा महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र था और बल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के 2 आचार्य स्थिरमति और गुणमति की विशेष ख्याति थी, किंतु यहाँ केवल बौद्ध धर्म दर्शन की ही शिक्षा नहीं दी जाती थी। यह ब्राह्मण शिक्षा का भी केंद्र था। यहाँ बहुत से वैदिक आचार्य और ज्योतिषाचार्य रहते थे। धर्म और दर्शन की शिक्षा के अतिरिक्त विधि, गणित, अर्थशास्त्र और साहित्य की शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी। सौराष्ट्र में जब 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण का सिलसिला आरंभ हुआ तो बल्लभी की बिहारों के क्रमशः आस होता चला गया। अब हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा पटना से 50 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म के उदय के समय से ही बौद्ध धर्म का प्रभाव था, किंतु विद्या के केंद्र के रूप में इसका उदय 450 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसकी उन्नति में गुप्त शासकों का भी योगदान है। इनमें कुमारगुप्त प्रथम, नरसिंह गुप्त, बालादित्य और बुद्धगुप्त विशेष उल्लेखनीय है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि विश्वविद्यालय 1 मील लंबे और आधे मील चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। मुख्य विश्वविद्यालय में 7 बड़े व्याख्यान कक्ष और 300 छोटे व्याख्यान कक्ष थे। विश्वविद्यालय परिसर चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था। परिसर में प्रवेश के लिए दक्षिण की ओर एक ऊंचा द्वार था। भिक्षुओं के निवास के लिए परिसर में ही अनेक विहार थे। इन विहारों में कक्षों का आकार इतना था कि प्रत्येक कक्ष में 1 या 2 विद्यार्थी रह सकते थे। इन विहारों का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम, उसके पुत्र नरसिंह गुप्त, बालादित्य तथा हर्ष ने करवाया था। हेनसांग हर्ष के काल में भारत आया था, वह नालंदा भी गया था। उसने वहाँ का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह महाविहार एक ऊंचे प्रकार से परिवेष्टित ऊंचे द्वारों से सुशोभित 6 विहारों का समूह है। इसकी गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी वेधशालाएं और अलंकृत कंगूरों से युक्त बहुमंजिले भवन सुबह की धुंध में विलीन होते प्रतीत होते हैं। विद्यार्थियों और आचार्यों के निवास भी कई मंजिल के थे। इसके विहारों के शिखर बादलों को छूते थे। ये भवन अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे। शिक्षा से संबंधित विशाल भवनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रांगण में अनेक आम्रकुंज, गौसदन और जल स्रोत थे। हेनसांग कहता है कि यहाँ हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत थे। आचार्य विविध आगमों और कलाओं का ज्ञान रखते थे। यहाँ बहुत से आचार्य ऐसे थे जो 20 ग्रंथों की व्याख्या कर सकते थे। 500 विद्वान ऐसे थे जिन्हें 30 ग्रंथों का ज्ञान था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आए विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती थी, जिसमें सफल होने पर भी प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश के लिए व्याकरण, न्याय और अभिधर्म कोश का ज्ञान होना आवश्यक था। चीनी यात्री सिंह ने भी यहाँ 3000 विद्यार्थी अध्ययन होने का उल्लेख लिख किया है। नालंदा विश्वविद्यालय प्रधानतः महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन केंद्र के रूप में विख्यात था, किंतु वहाँ बौद्ध धर्म के 18 अन्य संप्रदायों तथा न्याय, चिकित्सा, योग, वेद और सांख्य दर्शन के अध्ययन कराया जाता था।
नालंदा का पुस्तकालय विशेष उल्लेखनीय है। यह हस्तलिखित पांडुलिपियों के बृहद संग्रह के लिए विशेष प्रसिद्ध था। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया आदि देशों से बौद्ध भिक्षु अध्ययन के लिए निरंतर आते रहते थे। हेनसांग यहाँ से महायान संप्रदाय के 24 ग्रंथों की प्रतियां और 520 अन्य ग्रंथों को अपने साथ चीन ले गया था। चीनी यात्रियों के विवरण से यहाँ आचार्यों के विषय में पता चलता है। आचार्य शीलभद्र, ज्ञान चंद्र, जीन मित्र, प्रभा मित्र क्रमशः योग, दर्शशास्त्र, आदर्श चरित्र, वार्तालाप, तार्किकता के लिए विख्यात थे। 11वीं शताब्दी में नालंदा का जो राष्ट्र प्राप्त वह धीरे धीरे कम होता चला गया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। अब हम बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला की स्थापना की श्रेय पाल वंश के शासक धर्मपाल को है। यह विश्वविद्यालय विक्रमशिला महाविहार के नाम से प्रसिद्ध था। नालंदा की तरह ही इसका निर्माण भी योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। इसका परिसर भी चारों ओर से एक प्राचीर से घिरा था। परिसर के भीतर अनेक भवन थे। इन भवनों में 6 महाविद्यालय चलते थे। परिसर में एक विशाल सभा भवन, पुस्तकालय और अनेक व्याख्यान कक्ष थे। यहाँ के सभा कक्ष में 8000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। हीनयान बौद्ध धर्म और वज्रयान बौद्ध संप्रदाय के अध्ययन के लिए इसकी विशेष प्रतिष्ठा थी। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध विद्वान आकर रहते थे और रचना कार्य करते थे। बौद्ध परंपरा से पता चलता है कि दीपंकर नामक एक बौद्ध भिक्षु ने 200 ग्रंथों की रचना की थी। बौद्ध धर्म दर्शन के साथ साथ यहाँ न्याय यानी तर्कशास्त्र, तत्वशास्त्र, व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस काल में लोगों का तंत्र विद्या की ओर विशेष रुझान था। इस कारण यह विषय बहुत लोकप्रिय था। इस विश्वविद्यालय को बंगाल के पाल वंशी राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इन शासकों से प्राप्त अनुदान व अन्य दानकर्ताओं के धन से विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। यह अध्ययनरत छात्रों और अध्यापन करने वाले आचार्यों को आवास और खाने पीने की व्यवस्था विश्वविद्यालय की ओर से की जाती थी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। काशी विश्वविद्यालय। काशी ब्राह्मण अथवा अर्थात वैदिक शिक्षा के केंद्रों में प्रमुख था। 8वीं शताब्दी के बाद किसी समय यह शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। 6ठी शताब्दी में काशी में अनेक आचार्य थे जो वेदों और 18 शिल्पों की शिक्षा देते थे। जातक कथाओं में काशी का उल्लेख तत्कालीन प्रमुख शिक्षा केंद्रों के रूप में हुआ है। 7वीं शताब्दी में हेनसांग भारत आया था। उस समय काशी ब्राह्मण धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। भविष्य पुराण में भी काशी का वैदिक ब्राह्मण शिक्षा के केंद्र के रूप में उल्लेख है। बाद में गढ़वाल वंशी राजाओं द्वारा काशी को अपने राज्य की दूसरी राजधानी बना लेने के बाद इन राजाओं का संरक्षण पाकर काशी की शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति बढ़ी। सारनाथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी के पड़ोस में सारनाथ बौद्ध दर्शन के शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 भिक्षुओं को यहीं दिया था और यहीं पर उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। अतः यह स्वाभाविक था कि सारनाथ बौद्ध शिक्षा के प्रथम केंद्र के रूप में स्थापित होता। 4वीं शताब्दी ईस्वी में जब फायान भारत आया था तब तक सारनाथ बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। गुप्तकाल के अंत में हुणों के आक्रमणों से इस केंद्र को बहुत क्षति हुई। इसके भवन नष्ट हो गए। बाद में हर्ष ने यहाँ के भवनों की मरम्मत करवाई। हेनसांग के अनुसार यहाँ उस समय 1500 भिक्षु रहते थे। सारनाथ हीनयान संप्रदाय का केंद्र था। पाल शासकों ने भी यहाँ के शिक्षण संस्थाओं को संरक्षण प्रदान किया था। बाद में सारनाथ में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाने लगी। इस प्रकार जो है प्राचीन शिक्षा के केंद्र महत्वपूर्ण थे।